जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी थी टॉप 30 वाली सीरीज़, ठीक है, ये यूपीपीएससी, आरओ या जो अन्य परीक्षाएं हैं, किसी भी स्टेट की पीएससी हो, ठीक है, या वनडे एग्ज़ाम्स, कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, सभी में आपको ये काम आएगी। ठीक है, ये जो सीरीज़ है इसका ये 21वां वीडियो है। ठीक है, 20 ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, आप उसको देखिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने इसमें। मैंने 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और 10 जो है वो स्टैटिक पोर्शन के, चाहे वो जो भी हो, जीएस का पोर्शन होगा। ठीक है, जीएस में बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो उसमें कोई सा भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस इसमें करवाता हूँ मैं। और ये टॉप 30 इसीलिए मैं करवाता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। देखिए, आप कुछ भी पढ़िए दिन भर में, लेकिन 20 से 30 प्रश्नों का अभ्यास आप डेली कीजिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी भी स्टेट के पीएससी की तैयारी कर रहे हों, लेकिन अगर आप डेली 20 से 30 क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो ये मैं प्रत्येक वीडियो में यह बताता हूँ, ये बात आपको बताता हूँ कि आप जो है कुछ भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियोस देखिए, मेरे चैनल में देखिए, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं आपको। इसकी पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर देता हूँ, तो उसकी लिंक दी हुई है, आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, और वहाँ से आपको ये मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, विद करेंट अफेयर्स और जीएस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो वगैरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का है। शुरुआती 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स से रहेंगे आपके। ठीक है, आगे जो आएगा वो स्टैटिक पोर्शन, वो जीएस वगैरह का प्रश्न रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए, ये तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत की है। बेसिकली उनका ये जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत इसलिए की गई है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पहुंच लाइब्रेरी तक नहीं है, तो उनको पुस्तकों की जो है वो पहुंचाना, उनके तक लाइब्रेरी को पहुंचाना, यानी कि लाइब्रेरी को पहुंचाने का मतलब ये है कि पुस्तकों को उनको प्राप्त करवाना ताकि वो पढ़ सकें या जो भी है। तो उसमें वृद्धजन भी हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइब्रेरी नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना, जानकारी। ठीक है, तो ये तमिलनाडु, बेसिकली तमिलनाडु ने ये प्रारंभ की है, तो याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन रिपोर्ट, ये बेसिकली साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने आविष्कार किया, कोई नई चीज़ आपने खोजी, या कुछ नया थीसिस लिखा आपने, अनुसंधान किया आपने, तो उसका क्या होता है, उसका आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी कि उस पब्लिकेशन का ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है आपको। बताना पड़ता है कि ये हमारी चीज़ है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो ये होता है ना, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो उस संदर्भ में है ये चीज़। ठीक, तो वैज्ञानिक प्रकाशन 2010 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 10वीं। ठीक है, 10वीं थी, लेकिन अभी जो 10 साल बाद, लगभग 2022 में, या 20 कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो 10, ये जो रैंकिंग है भारत की, सुधार होकर के ये तीसरी पहुंच गई है। यानी कि अभी जो अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्रकाशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो 3rd है। ठीक, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चाइना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए है, और तीसरे पे अभी भारत आ गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आजकल इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइंटिफिक पब्लिकेशंस में अभी भारत का तीसरा स्थान है, और ये 10वें से तीसरे स्थान पे आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से मतलब कर रहा है काम। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी भी स्टिल, मतलब हालांकि देखा जाए तो 1% भी मतलब खर्च अभी नहीं हो पा रहा है जीडीपी का। जहाँ की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या जैसे जापान हो गया, कनाडा हो गया, ये सब, फ्रांस वगैरह, ये सब कंट्रीज़ क्या है, 10% के आसपास अपना जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती हैं। जिस देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, जितना अधिक आप निवेश करेंगे, उतना ही आपकी तकनीकी, प्रौद्योगिकी आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान देने वाली बात है।
तो याद रखिएगा। मेंस के लिहाज से भी मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, तो उसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है 2022 वाला? देखिए ये मिसेस वर्ल्ड का खिताब अभी सरगम कौशल ने जीता है हाल ही में। ये हुआ कहाँ था ये भी याद रखिएगा, लॉस वेगास में हुआ था ये, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सरगम कौशल पहले स्थान पर रही हैं। 21 वर्षों बाद ये ट्रॉफी भारत में वापस आई है। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले अदिति गोवित्कर करके हैं, वो आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, वो मॉडल से फिर हीरोइन भी बन गई थी, आपने देखा होगा उनको, उनकी कई सारी मूवीज़ हैं। तो वो पहले थी, 2001 में उन्होंने जीता था, ठीक है, 2001 में। तो अभी ये 2022 में इन्होंने लगभग 21 वर्षों के अंतरालों के बाद ये ट्रॉफी भारत में वापस आई है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, सरगम कौशल। ठीक, चलिए, प्रो कबड्डी लीग का 9वां संस्करण जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा था, तो इसमें विनर कौन सा बना है? तो देखिए इसमें ये पिंक पैंथर्स विजयी रहा है, तो याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जा सकता है। चाहत अरोड़ा किस खेल से संबंधित है? बेसिकली चाहत अरोड़ा का सिर्फ मैंने नाम लिखा है, बताता हूँ मैं आपको किस खेल से ये संबंधित है, थोड़ी जानकारी इनके बारे में ले लीजिए। ठीक है, ये तैराकी से संबंधित है। पहली बात तो इसका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का ये है, तैराकी से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों रही? तो अभी हाल ही में एक विश्व प्रतिस्पर्धा हुई थी तैराकी की, जिसमें इन्होंने 50 मीटर ब्रेस्ट वो होती है ना तैराकी, एक स्पर्धा होती है, अलग अलग होती है ना, जैसे बटरफ्लाई ये वो ऐसे करके होती है। तो इसमें एक जो एक स्पर्धा हुई, उसमें इन्होंने 50 मीटर के जो रेस थी उसमें इन्होंने मतलब नेशनल रिकॉर्ड किया है, नेशनल लेवल पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जब एक होता है व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, व्यक्तिगत एक होता है रिकॉर्ड, एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने व्यक्तिगत भी बनाया और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 50 मीटर की जो रेस थी इन्होंने 32 पॉइंट समथिंग उसमें सेकंड में ये पूरा करी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। चाहत अरोड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा है वो भी मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 20 दिसंबर को मनाया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली क्यों मनाया जाता है? तो ये जैसे SDGs जो गोल होते हैं, गोल हैं जो 17 गोल हैं SDG के, ठीक है, तो उनको पाने के लिए, मतलब उनको प्राप्त करने के लिए, सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि डेज वगैरह PSC में, UP PCS में तो 1 या 2 प्रश्न आपको 100% मतलब मिलते ही हैं। आप अगर देख लीजिए PYQ उठा के, तो उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। GST काउंसिल की अभी एक 48वीं मीटिंग हुई, तो वो कहाँ पर हुई, बैठक हुई? तो GST काउंसिल की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो वही करती हैं बेसिकली, जो वित्त मंत्री होता है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, तो वही करता है अध्यक्षता। और ये GST जो आया था, कुछ स्टैटिक जीके भी याद कर लीजिए। 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और ये 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, उसके थ्रू ये संविधान संशोधन करके 289A आर्टिकल जोड़ा गया। ठीक है, उसमें ये GST काउंसिल की बात कही गई है। तो कई बार प्रश्न आगे पूछा भी गया है पीछे, और आगे भी हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं, तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल नंबर याद रखिएगा और संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, 101वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर, ये लियो वराडकर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये इनका सेकंड टर्म होगा, तो याद रखिएगा आयरलैंड के हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो पद होते हैं ना, जो कई विदेशों में भारतीय मूल का कोई अगर कुछ बनता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे लियो वाराडकर हो गए। ब्रिटेन में अभी आपको याद होगा कि ऋषि सुनक बने हैं वहाँ के, तो याद रखिएगा, इनको बहुत बार पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम्स में, प्लस जो PSC के एग्ज़ाम है सभी में, तो ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में संपन्न नेत्रहीनों का क्रिकेट विश्व कप 2023 संपन्न, 23 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये 2022 होना चाहिए। ठीक है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये
किसने जीता है, तो कौन बना अभी विश्व विजेता, तो ये भारत बना है, याद रखिएगा। तीसरी बार ये जीता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीसरी बार जीता है ये, ठीक है। और हराया किसको, ये बांग्लादेश को हराया 120 रनों से, काफ़ी मतलब अंतर से हराया, ठीक। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में ही हुआ था ये, इसका चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था ये अभी, इसका जो फाइनल हुआ था, ठीक। तो याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न फीफा विश्व कप, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये 22 की जगह पे 23 हर जगह टाइप हो गया है, तो थोड़ा सा ये इसके लिए मैं सॉरी, ठीक है, ये गलती से मिस्टेक वो गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसको 22 समझिएगा यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए देखिए, इसमें पाकिस्तान को इसमें वीज़ा नहीं दिया गया था, तो ये यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। लगभग 7 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें भारत तीसरी बार जो है विजेता बना है, ठीक है। हाल ही में संपन्न फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का हुआ है, अभी आपने देखा होगा, कतर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको एक अलग सा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे फैक्ट्स आपको कवर करा दूंगा कि किसको गोल्डन बॉल मिला, किसको गोल्डन ग्लव्स मिला, कौन क्या रहा क्या नहीं, कितनी विजित जो पुरस्कार राशि थी वो कितनी थी, क्या था, कितने कितने गोल किए, क्या था, वो सारे फैक्ट्स मैं एक वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5-7 मिनट का, उसमें मैं अलग से दे दूंगा। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको अलग से मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना है जिसने 36 साल बाद, ठीक है, ये विजेता बना है, ठीक है। फ्रांस जो कि पिछला डिफेंडर रहा है उसको हराया है, फ्रांस को, ये द्वितीय स्थान पे रहा, यानी रनर रहा, ठीक है। मेन चीज़ ये रहा कि अर्जेंटीना में जैसे लियोन मेसी और ये सब खिलाड़ी हैं, इनके मतलब इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो अर्जेंटीना जीता। और फ्रांस ने भी बहुत दमदार प्रदर्शन किया, जैसे बोलते हैं ना कि एज अ डिफेंडर जो विश्व चैंपियन रहा वो उसी तरीके से खेला भी, ठीक है। और खेलने के साथ देखिए आप कि उन्होंने पहले हाफ में किस तरीके से प्रदर्शन किया, फिर सेकेंड हाफ में बराबरी पर आए, और फाइनली दोनों टीमें बराबर पर रहीं, एक्स्ट्रा टाइम देने के बावजूद भी दोनों टीमें बराबर रहीं, ठीक है। तो मैच देखा होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर ये एक स्टैटिक जीके याद रखिएगा अभी, जैसे कि सबसे सर्वाधिक बार किसने विश्व कप जीता है, तो ब्राज़ील ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है, 5 बार। किसने जीता है, ब्राज़ील ने 5 बार। चलिए अब आते हैं हम स्टैटिक पोर्शन की तरफ से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में, प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, हम भारत के लोग भारत को, तो वो उसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को कौन प्रदर्शित करता है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए जो मूल अधिकार होते हैं उसी में तो बात की गई है सभी चीज़ों की, उसी में आपको समानता का अधिकार भी मिलेगा, स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलेगा, और उसी में न्याय की सुनिश्चितता भी बताई गई है। तो कहाँ पे मिलेगा वो सब, कौन सुनिश्चित करेगा, तो मूल अधिकार ही प्रदर्शित करता है वो, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है, 14 से 18 तक, अनुच्छेद याद रखिएगा, पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्रता का 19 से 22 तक, ठीक है। और आपका जो न्याय वगैरह है, ये जैसे न्याय में सभी जगह न्याय आ जाता है इसमें, ठीक, तो ये याद रखना। चलिए, राज्य के नीति इसमें कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। मूल अधिकार मैंने बता दिया आपको, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, ये आपके मूल अधिकार यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 36 से 51 तक ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो इसको DPSP भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक, ये याद रखिएगा। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 में आते हैं, 4 का मान के इसको 4 का, 1 मिनट, ये 4 का या 4A, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 51A, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक। तो ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा बेसिकली जो जितनी जो भी एग्जीक्यूटिव और जो विधायिका के द्वारा जो नियम कानून ये सब बनाए जाते हैं वो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन ना करें, अगर हनन कर रहे हैं तो उसको न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है, और उस तरीके के जो कानून हैं उनको निरस्त कर देगी, या उसका कोई पार्ट अगर वो चीज़ प्रभावित कर रहा है मूल अधिकारों को तो वो भी निरस्त कर देगी उतने पार्ट को, या पूरा कानून कर रहा है तो पूरे कानून को कर देगी, ठीक। बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे इंगित करती है। कहने का मतलब है कि किसे इंगित करती है, क्या मतलब हुआ कि आपात की उद्घोषणा जो है वो केवल राष्ट्रीय आपात, या केवल राष्ट्रपति शासन, या केवल वित्तीय आपात, या राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन दोनों। तो ये जो उसका उत्तर होगा ये दोनों होगा, राष्ट्रीय आपात
दोनों होता है। आपात का मतलब ये हुआ कि आप इसमें जैसे, अच्छा इसमें राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय आपात तो केवल राष्ट्रीय आपात ही होगा, ठीक। ये मैं इसको ध्यान से पढ़ा नहीं। तो ये राष्ट्रीय आपात का मतलब हुआ आपात की उद्घोषणा जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 352, ठीक है। और राष्ट्रपति ये जो शासन वगैरह आता है ये 56 के अंतर्गत आता है, ठीक है। वित्तीय वाला ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखिएगा, अलग अलग जो अनुच्छेद हैं उनको याद रखिएगा। मैचिंग में भी आते हैं और डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल कैसे किस बेस पे लगाया जाता है, तो बाह्य युद्ध, ठीक है, बाह्य युद्ध या आंतरिक सशस्त्र बल विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र। ये जो सशस्त्र वाला शब्द है ये कब जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था। पहले ये था सिर्फ आंतरिक आधार था, ये सिर्फ आंतरिक विद्रोह, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंड किया गया था और इसमें सशस्त्र विद्रोह करके जोड़ा गया शब्द। जैसे जब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी भारत में, तो उस समय तक ये ऐसे ही था, वहाँ पे ऐसे ही था इन द सेंस, मतलब वहाँ आंतरिक विद्रोह करके था, आंतरिक अशांति करके था, लेकिन इसको फिर सशस्त्र विद्रोह करके कर दिया, ठीक है। तो दो आधार पे लगाया जाता है, ये मेन जो याद रखिएगा, एक तो युद्ध बाह्य आक्रमण के उसमें, ठीक है, और एक सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आप नॉर्मल अगर कोई ऐसे विद्रोह कर रहा है या कोई उद्दंडता कर रहा है तो उसमें आपातकाल नहीं लगता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उल्लेख है। तो देखिए, अगर आपने पॉलिटी वाला मेरा पोर्शन पढ़ा नहीं है, उसमें पॉलिटी वाला पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक जो अधिनियम है, एक एक जो जितने भी पैक्ट हुए हैं, जो भी हुए हैं, मैंने सारा कवर करवाया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं या किसकी किसकी स्थापना की बात कही गई थी। तो अखिल भारतीय जो ये है आपका संघ, इसकी भी स्थापना की बात कही गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की भी बात कही गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी। तो ये तीनों इसमें आपको बताया गया था कि ये तीनों जो है इसमें स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली तीन क्या, इसको आप मतलब ये मान के चलिए, द्वैत शासन तो प्रांतों में नहीं द्वैत शासन, ये प्रांतों में नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये मैंने पढ़ा नहीं इसको। प्रांतों में द्वैत शासन तो इसके थ्रू समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 1 और 3 यानी दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो गलत होगा। 1 और 3, तो 1 और 3 किस में है, बी में है, ठीक। वो कई बार यही होता है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा प्रश्न को तो आप गलत कर जाएंगे, आता हुआ प्रश्न गलत कर जाएंगे। प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में अलग अलग चीज़ हो गई। अब मुझे लगा केंद्र, वो दिमाग में ऐसे ही चल रहा था, ठीक। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे। तो देखिए, जो भारत की संविधान सभा थी, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये टॉप 30 की क्वेश्चन जो सीरीज है, ये सिर्फ टॉप 30 नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे जो प्रश्नों के व्याख्या के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे फैक्ट्स बताए जाते हैं जो कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ये टॉप 30, आप इसको सिर्फ 30 क्वेश्चन मत मानिए, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो के अंतर्गत आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, तो ये किसके द्वारा हुई थी ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था, 1946 में। तो उसके थ्रू ये इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है कि क्या क्या संपन्न किए गए कार्य। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना बिल्कुल सही बात है। भारतीय राष्ट्रगीत का अंगीकरण सही है। साधारण कानूनों का अधिनियमीकरण बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा डी, ठीक, याद रखिएगा। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें अब कब कब किया गया था ये भी देख लीजिए। जैसे ये आपका जो संविधान का मसौदा या संविधान जब तैयार किया गया था पहली बार, तो कब ये स्वीकृति इसको कब मिली थी, तो वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ये राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये सब, ठीक है। साधारण कानूनों का अधिनियमीकरण तो वो चलता ही रहा था। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, ये सब जो है 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों, ठीक है। राष्ट्रगान जो जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत है आपका ये जो वंदे मातरम वाला, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा जो लिखा गया है। और एक चीज़ हुआ था इसी में, 22 जुलाई 1947 को
जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, अभी जो आप राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, तो 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, सीधे सीधे पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसी संविधान सभा के माध्यम से ही 1949 में भारत ने जो है वो क्या, भारत ने जो आपका राष्ट्रमंडल होता है, कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं ना, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसी का मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स की नहीं, कॉमनवेल्थ की जो है सदस्यता ली थी, यानी उसको मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, उसको पुष्टि की थी उसकी, तो वो चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आंसर मैंने बता दिया, डी होगा करेक्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में इसमें पूछा गया है कि क्या है इसमें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, बता रहे हैं इसमें कि 2003 में, 89th संविधान संशोधन 2003 में। तो इसमें देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है, ये भी सही है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये सामाजिक एवं इसके न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये गलत है। अब भाई ये अनुसूचित जाति मंत्रालय अलग है, अनुसूचित जाति का मंत्रालय ही अलग है, तो इसके अंदर में क्यों काम करेगा वो? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यही गलत हो गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके थ्रू कौन सा जो संविधान संशोधन था, तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। 89 संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसके द्वारा जो है जो अनुच्छेद 338 है उसमें संशोधन करके 38A जोड़ा गया था। ठीक, कौन सा? अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था ये। ठीक, ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है ये, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप समझिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और क्या बोल रहा है करेक्ट आंसर, तो देखते हैं पहले ये तीसरा वाला पढ़ के। इसे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के संबंध में शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो आपका ये वाला गलत है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो ये याद रखना, ये उसके अंडर में नहीं आता है। ठीक, अनुसूचित जाति मंत्रालय अलग है, जनजातीय मंत्रालय है ना, तो उसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इस पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो देखिए गोलकनाथ मामला जो हुआ था 1967 में, तो ये जो मामले की जो ईयर है ना वो भी याद रखिएगा, मैचिंग में आता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये मैं बार बार बताता हूँ। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए कुछ विशेष अधिनियमों की संवैधानिक वैधता की चुनौती देता है, तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए आया था ये, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसी के लिए संविधान संशोधन जो ये हुआ था 17वां, उसी को चुनौती दी गई थी इसमें, ये याद रखिएगा। शंकरी प्रसाद मामले में मौलिक अधिकारों के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर पहली बार चर्चा हुई थी, तो ये भी ठीक है, उस समय बताया गया था, उसमें भी ये शंकरी प्रसाद वाला जो मामला है सबसे पहले यही हुआ था 1951 में, याद रखिएगा। ठीक है, शंकरी प्रसाद मामला हुआ था, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को लेकर हुआ था, तो संपत्ति का अधिकार तो उस समय मूल अधिकार ही था। अच्छा, मूल अधिकार से ये हटा के विधिक अधिकार कब बनाया गया? ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, उस समय इसको हटा दिया गया था, यानी कि इसको मूल अधिकार से हटाकर 300 आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब था, वो भी ध्यान रखिएगा, 1964 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बातें जो मैं बताता हूँ उनको आप बहुत ध्यान से सुना करिए और लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका उत्तर बता दिया मैंने आपको, ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय विशेषता से संबंधित नहीं है, संसदीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व तो बिल्कुल होता है इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व तो संसदीय व्यवस्था से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, एकल कार्यपालिका, तो एकल कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में एकल कार्यपालिका नहीं होती है। ठीक है, उसमें आप देखिए एकल कार्यपालिका कहाँ होती है, दो अलग अलग होती हैं। ठीक है, जब राज्यों का अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देखिए इसमें एकल कार्यपालिका का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि एक तो होते हैं कि नॉमिनेटेड हेड, मतलब डीजियोर एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, डीजियोर का मतलब हुआ कि नामित कार्यकारी, है ना, तो वो कौन होता है अपने यहाँ? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि नहीं देखते, वो राष्ट्रपति होते हैं।
अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और कौन सी नंबर की हैं ये भी याद रखिएगा, 15वें नंबर की हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें याद आती हैं बता देते हैं आपको, ठीक। और दूसरा क्या होता है, दूसरे जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो वास्तविक उनको बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक। तो ये चीज़ें इसीलिए दोहरी, इसमें आप कह सकते हैं कि एकल कार्यपालिका नहीं होती है, ठीक। तो ये जो पूछा है कि नहीं है कौन सा, तो वो तीसरा है जो कि नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद के लिए इतनी तामझाम की जरूरत है क्या? मंत्रिपरिषद तो भैया जो प्रधानमंत्री, अगर पीएम जो है राष्ट्रपति को बोलेंगे, या राष्ट्रपति ही चाहेंगे किसी को कोई कदाचार में लिप्त हो रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको खुद ही हटा देंगे वो। तो उसके लिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत है क्या? आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित करना, ये सब करना, ये सब ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप उसमें अलग से अपना हटा सकते हैं उनको, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। और केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को लोकसभा के समयावधि समाप्त होने से पूर्व उसे विघटित करने का परामर्श दे सकती है, ठीक है। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब आपके अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप इन प्रश्नों में धोखा खा जाएंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद ये मैंने बता दिया आपको कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि केवल मंत्रिपरिषद ही, तो पहली बात तो मंत्रिपरिषद की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर पीएम, सिर्फ पीएम बोलेगा अगर इनको जाके राष्ट्रपति को कि लोकसभा ये विघटित कर दीजिए, लोकसभा जो है उसको विघटन कर दीजिए, तो वो विघटित कर सकते हैं वो, ठीक है। उसमें मंत्रिपरिषद ही केवल कहेगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो अकेले भी जाके कह सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, ना तो मतलब सही पूछा है तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है, मैंने बता दिया आपको, दोनों चीज़ व्याख्या सहित बता दिया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके के प्रश्नों में आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? देखिए क्या होता है कि कुछ मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप उनको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये चीज़ विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकते। कैसे? देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 रट लीजिए, मतलब कुछ भी नहीं, बस आप रट लीजिए इनको, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये किससे संबंधित है, तब आप इनको याद करके भी नहीं कर पाएंगे प्रश्न। जैसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है। अब आपको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये पता होना चाहिए कि ये किस में आएगा। अगर आपको पता है तो आप एकदम मतलब ईजिली आप देखते ही उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि 15, 16, 19, 29 ये किससे संबंधित हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर डायरेक्ट लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, जो व्यापार और ये व्यवसाय की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसका ही ये दावा नहीं कर सकता है। बाकी और चीज़ें हैं, विधि की समक्ष समता उसको भी अधिकार है, जीवन और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है उसको, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। भाई वो जो भी अपने धर्म का मानता हो उसको मान सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आप समझिए ताकि प्रश्न गलत ना हो। तो अनुच्छेद मैंने पहले भी बताया, बहुत पहले भी वीडियोस में बताए हैं, हमेशा बताता रहता हूँ कि आर्टिकल आपको 1 से लेकर 100 तक एकदम मतलब याद होने चाहिए, कंठस्थ रहने चाहिए। और बीच बीच वाले जो मुख्य हैं उनके आगे, मतलब 100 के आगे, वो भी याद रखिए, ठीक है। 1 से 100 तक नहीं तो कम से कम 1 से लेकर 51 तक तो बिल्कुल याद ही रखिए कि क्या क्या किन में है, क्योंकि इनसे प्रश्न आप मेंस में भी आपको ये काम आता है, मेंस वाले आंसर राइटिंग में भी, और प्री में तो आता ही आता है, वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया गया है, तो कौन सा है वो? तो समानता का अधिकार अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न ऊपर में बताया, ऊपर वाले प्रश्न में 14 से लेकर 18 तक डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें समानता का अधिकार बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से एक कौन सा अधिकार है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है,
उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का, किसी नागरिक का जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो वो इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध एक विधिक अधिकार है, ठीक है। और दूसरा क्या है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। और आगे क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो देखिए, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको प्रश्न सही होगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे। 300 नहीं होगा, ये 300 होगा और ये 300A होगा, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये पहला गलत हो गया, यानी कि जिसमें एक है वो गलत हो जाएगा। बचते हैं 2 और 3, 2 और 3। तो इसमें देखिए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका 2 सही हो गया। संविधान में 300 जो अनुच्छेद 300A है वो केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा, बिल्कुल नहीं भैया। अगर आपको 44वां संविधान संशोधन याद है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1978 में हुआ था। 1978 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मिलीजुली सरकार थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो वो भी मतलब जो इमरजेंसी थी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की हार हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया, बाकी ये सही है। ये जो कांग्रेस लिख दिया यही गलत हो गया, ठीक। तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये केवल 2 उसमें सही होगा। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे मतलब एक से अधिक राज्य हैं? आपको उसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं देखने हैं, इसमें पूछा है कि कितने हैं ऐसे। तो इसमें अगर पूछेंगे कितने हैं तो आपके 3 हैं। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे बम्बई एक तो हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया एक, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके अंतर्गत जो है महाराष्ट्र आते हैं और गोवा आता है, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा उसको, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। दूसरा गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय में तो अभी हो गया है, खैर मेघालय में नहीं है, मेघालय में हो चुका है। मेघालय का अलग अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। तो असम, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसमें असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और अरुणाचल है। तो ये याद रखिएगा, मेघालय नहीं है उसमें, कई बार ये भी पूछा गया है। तो इसमें 3 और एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाला क्या है? चंडीगढ़ में जो है आपको पंजाब और हरियाणा के बीच में, ठीक। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के युवा न्यायाधीश थे। इसमें पूछा है कि क्या ये सही है इसमें? तो इसमें देखिए, युवा ये नहीं थे, मतलब सबसे युवा नहीं थे। VR कृष्ण अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित PIL के लिए मतलब एक उसमें से एक माना जाता है, के अंग्रेज़ों में से एक माना जाता है। ये थोड़ा अंग्रेज़ों नहीं, इसमें स्थापित करने वाले प्रारंभिक जो कहते हैं ना कि एक स्थापित करता यही थे, ठीक है, ये थे। और PN भगवती, इन दोनों लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाता है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, PN भगवती और ये न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, ठीक, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तो पहला वाला गलत हो गया, ये आपका जो आंसर होगा इसमें केवल 2 होगा, ठीक है। लोक अदालतों के बारे में कुछ दिया गया है, सेंटेंस देखिए। लोक अदालत के द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के आदेश यानी डिक्री मान लिया जाता है। इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में जो है आपको कहीं भी वो मतलब अपील करने की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते, तो ये होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। बाकी ये सही लिखा हुआ है कि अगर वहाँ डिग्री दे दिया तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ है, केवल इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हुआ केवल 1, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, तो इसमें 3-4 प्रश्न और बचे हैं, उसको फटाफट करवा देते हैं। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, इसमें कौन सा सही है अगर आप पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें से ये कोई सा भी कथन सही नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हों, तो ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी के लिए ये कराया जाता है। ये दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत जो है वो स्थानांतरित किया जा सकते हैं उसमें। मान लो कोई बोल रहा है कि नहीं ठीक है हमें वहाँ पे कराना है, तो वो जाके वहाँ कर सकते हैं वो, ठीक है। लोक अदालतों में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है जो सिविल हों, ना कि आपराधिक। तो इसमें जो है ये भी गलत है, सारे उसमें हो सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते हैं।
और कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो समान योग्यता रखते हैं न्यायिक अधिकारी उनकी भी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के मामलों का निपटारा करती है ये। तो इसमें से ये सारे गलत हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, निम्न ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ये सब लोक अदालत मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको जो है वो चुना गया था। सबसे पहली जब बैठक हुई थी, ठीक, उसमें इनको चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा 9, 11 और 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा। 9 को इनको चुना गया था, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, और 13 को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तावना है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव उस समय बोलते थे इसको, प्रस्तावना तो बाद में कहा जाने लगा, उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था, वही उसी में काट छाँट करके, उसी में थोड़ा सुधार करके, संशोधन करके, और आपको ये प्रस्तावना का रूप देखने को मिलता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये चीज़। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है वो। तो इसमें सही है, ये चीज़ें जो दिया गया है ये सही है। बहुत सारे सीधे सीधे उठा लिए गए हैं प्रावधान। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हैं कि 90% जो प्रावधान है वो यहीं से उठा लिए गए हैं सीधे सीधे। ठीक है, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो राजनीतिक हिस्सा इसमें कहने का मतलब ये है कि जो संसदीय प्रणाली वगैरह है वो सब यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसमें सिर्फ आयरलैंड से ही प्रेरित है, बाकी अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है इसमें। तो केवल 1 और 2 सही है इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। आयरिश संविधान से ही प्रेरित है। ठीक है, मौलिक अधिकार वाला भाग कह सकते हो आप, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पूरा पॉलिटी में सब ये सब कवर कराया हुआ है, पॉलिटी वाला देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, ये याद रखना, बना सकती है। तो वो आप इसको, क्योंकि उसकी शक्ति उसमें आ जाती है। ठीक है, इस अवधि में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्त होने के 2 वर्ष नहीं होता है, ये 2 वर्षों के बाद नहीं निष्प्रभावी, ये आपका शायद 6 महीने होता है। हाँ, 6 महीने के। ठीक है, तो 6 महीने होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये दूसरा गलत हो गया, तो जो 2 वाला ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। बचता क्या है देखिए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के राज्य विधायिका की शक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती है, बना सकते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। तो इसमें ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया केवल 1। जब राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुमोदित देने वाले संकल्प को पारित कर दे तो ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, और आपको इसमें साधारण बहुमत से नहीं होता है, ये विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, साधारण बहुमत से नहीं, ये किससे होता है, विशेष बहुमत से। तो ये याद रखना। ठीक है, ये गलत हो गया पहला आपका। दूसरा देखते हैं, ऐसा संकल्प 6 महीने तक प्रभाव में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो इसका जो टाइम है। अच्छा, विशेष बहुमत कैसे होता है, जैसे विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो उपस्थित और मतदान देने वाले लोग हैं, सदस्य जो हैं उपस्थित हों और मतदान देने वाले, उनका 2/3। ठीक है, तो वो होता है विशेष बहुमत। ठीक, याद रखिएगा। ये इसके 6 महीने अवधि तक ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, मतलब ये किया जा सकता है, मतलब एक वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब संकल्प लागू नहीं होता है। ठीक, तो ये तीसरा वाला सही है इसमें, बाकी ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का 30 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप 1.5 के स्पीड से देख लीजिएगा या फिर 1.25 में देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा क्या क्या चीज़ें मैंने समझाई हैं। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठंडी बढ़ती जा रही है तो थोड़ा बचा के रखिए अपने आप को, बीमार मत पड़िए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।